में एक ही है, और वो है मुक्ति को प्राप्त करें। जीवन और मरण का जो चक्र है उसको छोड़ दो जी। हमें परमेश्वर ने जन्म दिया है, हम अच्छे कर्म करके उस तरफ जाए, और जीवन मरण का जो चक्र छूट जाएगा तो हम परमात्मा की शरण में, उसके नजदीक हम परम आनंद को प्राप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पीलवान और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल एक नई क्रांति से। आज की वीडियो में मैं एक खास शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहता हूं, जो जिनके अगर तीनों चरण जिन्हें कहें, शिक्षा का, सर्विस का या आफ्टर रिटायरमेंट, तीनों ही चरण बिल्कुल प्रेरणा से भरपूर हैं और अपने आप में परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना परिचय के वो मोहताज हैं। IPS ऑफिसर, रिटायर्ड DCP, एडवोकेट और होम्योपैथी डॉक्टर, और क्या क्या है वो खुद बताएंगे। मेरे साथ हैं एडवोकेट GS अवाना जी। तो सर, आपका स्वागत है। सर, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आखिर आपने बहुत दिनों से पीलवान साहब की इच्छा थी, और बहुत ही उभरते हुए शख्स हैं इस विधा में, और काफ़ी इन्होंने काम किया है और लगे रहते हैं, तो ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये मेरे लिए कह रहे थे पर आज इंटरव्यू ये मेरा ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा इनका। तो सर, सबसे पहले तो आप अपनी जो पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में जाना है कि आपने ऐसे गांव में जन्म लिया जहां शायद स्कूल नहीं था, और फिर इतनी ऊंची, इतने हाई लेवल पर जाके पढ़ाई आपने की, IPS ऑफिसर भी बने हैं। तो ये जो रहा है, ये जो पीरियड रहा आपका एजुकेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा पहले। देखिए पीलवान साहब, अगर बिल्कुल बचपन में ले जाएंगे मुझे आप, तो जरूरी है सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि जन्म तो मेरा दिल्ली, साउथ दिल्ली में खानपुर गांव में हुआ, और मैंने वहाँ पे 7वीं क्लास तक शिक्षा ली MCD के स्कूल में जी। और उसके बाद नोएडा आ गया। नोएडा का पहला गांव जो है हरौला है, और ये मेरा पैतृक गांव था, तो इसलिए वहाँ से हम शिफ्ट हुए। और ये बात सही है कि कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, स्कूल था एक प्राइमरी, और उसमें भी टीचर ले, तो फिर मैं तो उसमें 7वीं क्लास में था तो पढ़ा भी नहीं जी। और प्रयास रहा कि इसके बाद मैं दलुपरा में पढ़ा 1 क्लास, वहाँ 8वीं तक का स्कूल था। उसके बाद मैं यहाँ से तकरीबन, मेरे गांव से 10-12 किलोमीटर दूर है मडावली, वहाँ पे को एजुकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल था। तो मैं बता दूं कि हायर सेकेंडरी जो है वो 11th क्लास को कहते हैं। पहले बोर्ड जो है 11वीं का होता था जी, 12वीं का नहीं था। अब होता है 10+2, यानी कि जो 10वीं है उसको सेकेंडरी कहते हैं, और +2 जो है उसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं जी। तो वो किया। इसके बाद फिर मेरी लगातार शिक्षा शुरू हो गई। मैं एक बात कहूँगा शिक्षा की, बस बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, कि मैं 3 साल का था जी, और 3 साल का था तो मेरे घर के पास प्राइमरी स्कूल था MCD का, दिल्ली में खानपुर। तो मैं बच्चों को आते जाते देखता था। उन दिनों 5 साल से नीचे किसी को बैठाते नहीं थे, 5 साल
कम उम्र थी। आज तो सब बच्चे नर्सरी, केजी, पता नहीं क्या क्या है। तो वो जो है, मैं अपनी माँ से जिद करता था कि मैं भी जाऊंगा। तो मेरी माँ कोई भी कपड़े का थैला, उसमें कोई कागज का टुकड़ा मिल गया, उसको फोल्ड करके रख देती थी, और मैं बाकायदा टाइम से उन बच्चों के साथ स्कूल चला जाता था। ना दाखला था ना क्लास, जहाँ मर्जी बैठता था और बाकायदा उसी वक्त वापस आता था जब छुट्टी हो। तो 2 साल तो मैं बिना एडमिशन के, बिना क्लास के पढ़ा। और अब मेरी उम्र 67 साल है जी। तो 3 साल यदि निकाल दें मेरे जीवन के, वो शुरू के, तो 64 साल पढ़ता ही रहा। और जिसमें मैंने दुनिया भर की मास्टर डिग्री की हैं, जी। और कोर्सेज किए हैं, और अब तक भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, कहीं ना कहीं रहा। सर्विस के दौरान भी मेरी बस ये थी कि मैंने कहीं ना कहीं, मेरा एडमिशन था तो लगातार चलता रहा। उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस की भी मैंने मास्टर डिग्री की, और मैंने जो है इंजीनियरिंग का भी किया, और मैनेजमेंट का भी किया, और ताज्जुब होगा संस्कृत का भी किया। तो जो मुझे मिला करता रहा। और फिर मैंने नेचुरोपैथी में 3 साल का भी डिग्री ली, जी, जो आप कह रहे थे डॉक्टर। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, और लॉ की भी मास्टर डिग्री की, जैसा आप लोग जानते हैं, और एडवोकेट हूँ। और मतलब अगर पढ़ाई की बात करें तो बचपन से ही, जैसे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई दे, तो आपके तो मतलब बचपन से ही पता लग गया कि हाँ भाई ऊंची ही जाना है मामला। तो ये इस तरह से कह सकते हैं इस बात। ये एक एडिक्शन है, और आज भी मैं 4-5 घंटे पढ़ते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है जी, लॉ को छोड़ के, जी, और चीज़ों को छोड़ के, वो सब्जेक्ट जो इसके आसपास भी नहीं है, 3-4 घंटे आज भी पढ़ता हूँ। और जब तक पढ़ ना लूँ तो शांति नहीं होती। और जब मैं कभी कोई स्ट्रेस में आता हूँ तो उस वक्त भी जो स्ट्रेस रिलीवर है वो मेरी पढ़ाई में कोई ऐसे सब्जेक्ट पे पढ़ता हूँ। मैं फिक्शंस वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, नॉवल फिक्शंस, कोई सीरियस जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो है उनको पढ़ता हूँ, तो एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ। तो सर आप डीसीपी रहे हैं, तो ये जो लाइन थी फोर्स की कहो या पुलिस की कहो, इसमें कैसे आपका झुकाव गया इधर के? भी मुझे मतलब मन में पहले सोचा हुआ था कि इसी लाइन में जाना है या कुछ और? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं रतन टाटा जी। जी। तो मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कर रहा था इकोनॉमिक्स में। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, रतन टाटा लाइब्रेरी जी। उसकी सारी फंडिंग जो है वो टाटा करते हैं। तो ये बात है 78 की। तो एक बार रतन टाटा वहाँ पे आए और हम जितने स्टूडेंट थे हम सबसे बात करने लगे। तो उन्होंने पूछना शुरू किया, आप क्या बनना चाहते हैं? साहब मैं मल्टीनेशनल में जाना चाहता हूँ। आप किस में जाना चाहते हैं? साहब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं विदेश में जाना चाहता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? तो सबने ऐसे बताया। बताते बताते मेरा भी नंबर आया। तो रतन टाटा जी ने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने कहा गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ, और उसमें भी प्रेफरेबली पुलिस में। तो उनके लिए कौतूहल का विषय था, और सब मल्टीनेशनल भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड का नंबर 2 है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद, और उसका स्टूडेंट पुलिस की बात कर रहा है। सही बात है। तो अचंबा सा मतलब। तो बोले भाई ये बात तो वो उनका इंटरेस्ट थोड़ा जागा। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप इसको बताएं। तो मैंने उन दिनों उन्हें बताया कि देखो, अगर अच्छे लोग डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे तो डिपार्टमेंट और बेहतर कैसे होगा? सारे अच्छे तो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। जी जी जी। तो हम लोगों को अगर देश सेवा करनी है, अच्छा करना है, तो अच्छे लोगों को और दूसरे व्यक्तिगत लाभ छोड़ के ऐसी जगह आना पड़ेगा। तो ये मेरी उन दिनों की मंशा थी। अब
खैर ये तो शुरुआत की बातें हैं जी। जो आपने पूछी, पर कुछ बातें मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ। सर्विस के दौरान। हाँ, सर्विस के दौरान शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई। जी 1984 के दंगे हो गए और वो भी झेलने पड़े और देखना पड़ा, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सीन भी देखा, और परमात्मा की दुआ से उसमें हमने बड़ी शिद्दत से काम किया था और कोई किसी तरह की इल विल नहीं थी या कोई कास्ट धर्म ऐसा कुछ नहीं था। तो लोगों को उसमें सजा मिली और मुझे तो उसमें भी रिवार्ड ही मिला। तो वो तो बात दीगर है, और सारी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक जो विशेष चीज मैं बताता हूँ कि बचपन में हमारे पिताजी ने मुझे एक दिन सत्यार्थ प्रकाश ला के दी। पढ़े लिखे इंसान थे, ग्रेजुएट थे मेरे पिताजी भी, और क्लास 1 गजेटेड अफसर थे। तो उन्होंने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाई। तो मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था, सारा पढ़ा तो खैर ठीक है, जो उसमें मंत्र हैं वो तो मुझे याद नहीं रहे, पर एक चीज मेरे जीवन में पड़ गई कि यार ईमानदारी से जीवन जीना है और कर्म के भरोसे रहना है, और जन्म ये ही नहीं है, पीछे भी कुछ और था, आगे भी है, और इसको बेहतर करके हमने आगे जाना। जी जी। तो वो जो छाप रही वो मेरे पूरे जीवन में रही। और जब कई लोग हमारे साथ के कहते थे कि तुम दूर की नहीं सोचते हैं, यही करते रहते हो, और तो मैं उनसे कहता था मैं तो बहुत दूर की सोचता हूँ, आप जरा नजदीक की सोच रहे हैं। जी जी। और आज उन सब में मैं सबसे ज्यादा खुशी इंसान हूँ, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मेरे मन में एक बात उठी कि क्यों ना यार संस्कृत सीखी जाए। संस्कृत से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं था, बिल्कुल कोई वास्ता नहीं था। तो मैंने आज से लगभग 18-19 साल पहले जी संस्कृत सीखी सर्विस के दौरान। हाँ जी जी। अष्टाध्यायी और वो सारा वाणी जी के व्याकरण सूत्र सारे सब कुछ सीख साख के मेरी समझ में आ गई। तो मैंने वेदों का खुद अध्ययन शुरू किया जी। और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा, मैं उन बातों को लिखने लगा अंग्रेजी में। या फिर उसमें कई मित्रों ने कहा यार इसे सोशल मीडिया पे डालो, तो फेसबुक पे मैंने डालना शुरू कर दिया। फिर बोले कि इसकी हिंदी भी करो, हिंदी भी करके डालनी शुरू हुई। ऐसे कर करके मैंने चारों वेदों का ट्रांसलेशन कर दिया। और आज भी जो मेरा दिन शुरुआत होता है वो ऋग्वेद की एक ऋचा का फिर से अध्ययन, क्योंकि वेद एक ऐसा गूढ़ विषय है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसका नया अर्थ आपको आएगा। जी जी। तो वो आज भी इतने वर्षों से जो लोग जानते हैं मुझे, वो सुबह मेरा उस ऋचा का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ते हैं, और ये यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने दुनिया भर की पढ़ाई की हुई है, दुनिया भर की डिग्री ली हुई है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं आप इसका? तो मैंने कहा देखो, जब मैंने वेदों का अध्ययन शुरू किया उससे पहले मैं अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा आदमी समझता था। जी जी। मुझे बड़ा भ्रम था कि तू बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो भ्रम टूट गया जी। और मुझे लगा कि तू अनपढ़ है, असली ज्ञान तो ये है, और अब तक जो तूने किया वो जीरो था, वो जीरो है। तो उस दृष्टि में आज भी मैं लगा हुआ हूँ और कोई दिन भी मेरा जाता नहीं है, और परमेश्वर से ये चाहता हूँ कि मेरे अंतिम समय तक भी मैं जी इसका अध्ययन करता रहूं। कई लोग पूछते हैं मुझसे सवाल पूछते हैं कि अब आप रिटायर हो गए हो, 67 साल की उम्र हो गई है, आप पढ़ के करोगे क्या? क्योंकि उनकी दृष्टि में पढ़ने का मतलब है कि अच्छा जॉब मिलना, अच्छी नौकरी मिलना,
ये वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो मैं उन्हें बड़ी उससे समझाता हूँ शिद्दत से कि भाई देखो, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, शरीर त्याग देता है और आत्मा अगले जन्म में जाती है, तो उसके साथ में उसका प्रारब्ध भी जाता है। बिल्कुल। और प्रारब्ध में दो चीजें सम्मिलित हैं। एक तो आपके संचित कर्म। अब संचित कर्म क्या है, इसको समझने की बात है। जी। संचित कर्म जो परहित के कार्य किए गए हैं। अगर मैंने खाना खा लिया, वर्जिश कर ली, तो ये सब मैंने अपने इसके लिए किया, इसका मुझे तुरंत परिणाम मिल जाता है, तो ये कोई कर्म का फल आगे आपका जाएगा नहीं। जी जी। तो जब वो आगे जाता है तो एक तो संचित कर्म फल, उसके अनुसार ही आपको योनि मिलेगी, और एक उसके साथ जाता है संस्कार। संस्कार तो जो संस्कार वो नहीं है जिसको आम भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द नहीं है। संस्कार शब्द का मतलब है प्रवृत्ति, टेंडेंसी, जो एक मनुष्य में हो जाती है। आपका एक टेंडेंसी एक विशेष क्षेत्र में, जी, हर आदमी की एक अपनी प्रवृत्ति होती है किसी एक विशेष क्षेत्र में। तो वो जो टेंडेंसी है वो भी आपकी जाएगी। तो जब आप अंत तक पढ़ रहे हो तो आपका, ठीक है आप कर्म नहीं कर रहे, पर आपकी प्रवृत्ति मजबूत हो रही है, और अगले जन्म में आप जीरो से शुरू नहीं करेंगे, आप उससे आगे करेंगे। तो अंतिम सांस तक जितना भी है, आप जो भी कर सकते हो आपको करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो सर, मैं अगर ये बात करता रहूंगा तो आपका सारा इंटरव्यू ये उपदेश में बदल जाएगा और लोग कहेंगे कि तो सर, मतलब जैसे अभी आपने बताया कि सर्विस के दौरान ही आपने संस्कृत सीखी, और सर्विस भी कोई ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही थी, मतलब डीसीपी रहे हैं, तो उस दौरान इतना समय निकालना, इस तरह से एडजस्टमेंट करना, और जो ये आपने ट्रांसलेशन किया, ये भी शायद सर्विस के दौरान किया या बाद में किया? नहीं, ये बाद में मैं करता रहा जी। इसमें जो बुक्स है वो तो मेरी बाद में छपी सारी जी जी। और ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। एक मैं बात और बताऊं जी, मैंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी काफ़ी काम किया, बहुत काम किया। जब मेट्रो आ रही थी तो मेट्रो के डाइवर्जन प्लान्स में हम ई श्रीधरन थे, उनके साथ जुड़े, पुलिस की तरफ से हम जुड़े और प्लान बनाए हमने इस तरह से कि आप दिल्ली के लोग इस बात को याद रखेंगे कि 300 किलोमीटर की मेट्रो बन गई जी, और किसी को कानो कान पता नहीं पड़ा, किसी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। जब एक छोटा सा पुल बनता है वही लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल सही बात, और सालों तक रहता है। तो दिल्ली में ये जो डाइवर्जन प्लान थे, जो डिस्प्लेसमेंट किया, किस ट्रैफिक को किस रोड पे डालें कि स्मूथ रहे, इसमें काम किया। इंडिया गेट को सी हेक्सागन ने उसको वन वे किया, और इस तरह की बातें करी। और मुझे खुशी है कि मुझे इंग्लैंड का प्रिंस माइकल अवार्ड भी वहाँ से इस बारे में मिला, जो ट्रैफिक सेफ्टी पे, इंजीनियरिंग पे मैंने काम किया, और राष्ट्रपति मेडल भी मिला। तो सर, मतलब कोई विशेष घटना आपके याद आ रही हो सर्विस टाइम की, या कुछ ऐसा कोई खास, मतलब जैसे, क्योंकि घटनाएं तो आपके जो मेडल्स हैं, जो आपकी वो हैं, जो आपके अचीवमेंट है वो बता रहे हैं, लेकिन कोई खास जैसे 1996-97 में एक पूरी सीरीज चली थी जी, और टेररिस्ट ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास 32 जगह धमाके किए जी जी। ये बड़ा चैलेंज था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की और लश्कर तोयबा को पहली बार आइडेंटिफाइड किया, उसको ब्रेस्ट किया। तो ये सब अच्छे काम थे जी, और बाकी तो चलते रहते हैं दुनिया भर के जी इस तरह के काम, क्योंकि हमने ये समझा कि अगर हम यहाँ हैं तो कुछ अच्छा करें। मैं प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी रहा, तो वहाँ में जो नए अफसर होते थे, नए पुलिस
के लोग होते थे उनको एक बात कहता था कि आपने अपने आप को सोशल डॉक्टर समझना है। जैसे डॉक्टर शरीर के रोग दूर करता है, ऐसे पुलिस अफसर एक सोशल डॉक्टर है। जी जी। और उसने जो समाज में जो बुराई है, जो समाज का रोग है, उसको दूर करना है। खुद रोगी नहीं होना है। जी जी। अब खुद रोगी कैसे है, इसका उदाहरण लो कि एक कोई आदमी, गलत आदमी, उसको आप पकड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उसे बेचारे को समझ नहीं है इतनी कि वो क्या कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है। अब वो आदमी, आप उसको कर रहे हैं, उसे पता नहीं है, वो आपको कुछ अपशब्द बोलता है, आप अपनी ड्यूटी एक तरफ छोड़ के और उससे भिड़ जाते हैं, तो फिर तो वो भी रोगी है, आप भी रोगी, आप डॉक्टर कहाँ से रहे। तो जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी बात समझने की आवश्यकता है। तो इस सिलसिले में भी काफ़ी काम हुआ और मेरे तो बड़े मेहरबान ऑफिसर रहे। मैं पूरी ज़िंदगी भर ईमानदार रहा, कभी एक पैसा नहीं लिया। और जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर ये कहने में बात आती है, जो ईमानदार आदमी होता है उसका रहना दुर्भर हो जाता है, उसकी पोस्टिंग बहुत होती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो इसका फ़ायदा हुआ और कभी जीवन में ईमानदार होने की वजह से जरा भी कष्ट नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। तो मैं लोगों को संदेश ये देना चाहते हो कि भैया इसको ढाल मत बनाओ। जी जी। तो सर मैंने सुना है कि आपने जो ड्यूटी के दौरान कुर्सी और पेन वो भी सरकारी इस्तेमाल नहीं किए, क्या इस बारे में जरूर प्रकाश डालिए। देखिए, आज भी मैं पेन जो है वो फाउंटेन पेन इस्तेमाल करता हूँ। आप ये देखें जी, ये फाउंटेन पेन है और जिंदगी भर मैं पेन अपना इस्तेमाल करता रहा और कुर्सी भी अपनी खराब होगी तो दूसरी ले ली और जब रिटायर हुआ तो वो कुर्सी मेरे घर आ गई। अभी भी है वो? अभी भी है। अभी शायद उसका कोई ऐसा उत्तराधिकारी आएगा तो बैठेगा। तो सर मतलब रियली एक ईमानदार होना और बहुत ज्यादा ईमानदार होना, ये मतलब आपसे सीखना चाहिए लोगों को, जरूरी सी बात है। ये भी जरूरी है, जरूरी ये भी है कि परहित के कार्य करें। जी, अगर मुझे जितनी सैलरी मिलती है और मैं ईमानदारी का चोगा उठा के बैठा रहूं और कोई काम ना करूं और यही काम करता रहूं, बस बैठा रहूं, तो ये भी बेईमानी। उसके लिए मुझे जितनी तनख्वाह मिल रही है मुझे जस्टिफाइड करना चाहिए, काम करना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में कई ऐसे लोग हैं जिनको रोग हो जाता है सरकारी डिपार्टमेंट में, उस रोग को ईमानदारी का रोग कहते हैं। ईमानदार होना अच्छा है, ईमानदारी का रोग गलत है। वो रोग क्या है कि मैं ईमानदार हूं और बाकी सारे बेईमान। जी, इसको ईमानदारी का रोग कहते हैं। जी। और वो हरेक को जो है प्रताड़ित करते रहते हैं, हरेक को ये समझते हैं कि ये बेईमान, काम नहीं करने देते। तो ईमानदारी का रोग बुरा है। तो सर रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ जो चल रही है, वैसे तो सभी लोग देख रहे हैं कि आपका चैनल भी है, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बिल्कुल सिंपल जिसे कहते हैं बिल्कुल सरल भाषा में जो हमारे कानून की जानकारियां हैं, जो पेचीदगियां हैं, उन्हें बताते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो लोगों को नहीं पता वो लाइफ आपकी आजकल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिस करता हूं, रिटायरमेंट के जस्ट बाद में ही 2018 में रजिस्ट्रेशन हो गया और इसमें जो मैं केस लेता हूं मेरे 90% केसेस प्रो बोनो होते हैं। प्रो बोनो शब्द का मतलब है बिना फीस का वकील। जी। उस जो लोग दे नहीं पाते, हालांकि लीगल एड से वकील भी मिलता है पर उनका स्तर वो नहीं होता। जी जी। तो मैं वो केसेस करता हूं, ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि ये इसको न्याय मिले। और उसमें एक तो मेरा ये है वकालत में। दूसरा, मैंने ये देखा कि जो लॉ है ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका अपडेशन डे टू डे बेसिस जरूरी है। जी। आपने लॉ की डिग्री ले ली, ये काफ़ी नहीं।
आपका रोज कुछ ना कुछ लॉ में बदलाव हो रहा है, जजमेंट आ रहे हैं, हाई कोर्ट के आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, उनके मुताबिक आपने करना है। तो उसको सिंप्लीफाई कर वे में लोगों तक पहुंचाना, ज़्यादातर क्या है कि वो मुश्किल होता है। जी जी एक हमारे हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे वकील हैं और उन तक सरल भाषा में नहीं पहुंचता है। तो मेरा प्रयास ये रहता है, मेरा जो चैनल है GSA पोस्ट, उसमें मैं प्रयास करता हूं कि उस जजमेंट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं और जितना सरल करके लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि है क्या, मेरी ये मान्यता, यही मैंने वेदों में भी के अनुवाद में भी किया है कि उसको सरल किया। अब जैसे मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि पीलवान साहब, आपने रामायण पढ़ी है? तो आप एक सेकंड नहीं लगाएंगे, आप यस कहेंगे। जी जी पर मैं थोड़ा सा और गहराई में जाऊंगा तो आपने नहीं पढ़ी। बिल्कुल सही। आपने रामचरितमानस पढ़ी, जो रामायण है महर्षि वाल्मीकि की, वो नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? वो संस्कृत में है, संस्कृत, और रामचरितमानस अवधी में। जी जी तो आज जितनी पहुंच रामचरितमानस की है जी उतनी वाल्मीकि रामायण की नहीं है। तो आप जितना चीजों को सरल करोगे उतना उनका विस्तार होगा। अब जैसे पिछले दिनों योग जो है, आप कोई उस पे चले जाओ, पार्क में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको योग करते हुए मिल जाएंगे लोग। जी जी क्योंकि उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। यार आप बैठ के भी कर सकते हो। पहले जो दिखाते थे उसमें योग में, तो इस तरह के आसन दिखाते थे कि भाई टांग जो है गर्दन पे रखी हुई है, उसे देख के आदमी डर जाता था। आज वो कहते हैं यार बैठ के ये कर लो, ये कर लो, और लोग कर रहे हैं। तो उसका फैलाव हो गया। जितना आप सरल करोगे उसका फैलाव होता जाएगा। तो यही अप्रोच मैंने इस लॉ के लिए भी की है कि उसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में, आम शब्दों में, इतना उसको टर्म को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके ऐसे, क्योंकि लॉ एज सच अगर लैंग्वेज देखें तो बड़ी मुश्किल है। एक आम आदमी पढ़ेगा तो लॉ जो है उसका अर्थ नहीं निकाल पाता। जी 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 तो उसको सिंपल करके एक आम आदमी तक पहुंचे, आदमी तक भी पहुंचे, वकीलों के पास भी पहुंचे। तो मेरा ये प्रयास होता है, जब भी कोई ऐसा निर्णय होता है कि जिसे बताने की आवश्यकता है, तो मैं तो आप उसे पोस्ट उस बात को कहता हूँ। और मेरा प्रयास ये नहीं है कि बहुत सारे लोग मुझे लाइक करें, फॉलो करें, ये करें, पॉपुलर नहीं, मुझे नहीं बनना। अपनी बात मेरे जो सुनना चाहता है वो कृपया करके सुने, मेरा इतना ही संतुष्टि है। तो सर बातें आपसे तो मैं समझूं कि कई सारे एपिसोड मुझे बनाने पड़ेंगे और लोग भी। तो अंत में मैं आपसे जो ना, मतलब आपकी जो लाइफ में रहे हैं, एक मतलब एक मोटो होता है, एक आदमी का गोल होता है, या एक जैसे मेरे चैनल का नाम भी है कि मकसद जीवन का। तो एक लाइन में अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मकसद जीवन का, इसे क्या कहेंगे आप? कैसे इसे आप मेरे को क्लैरिफाई करें। पहले तो आपकी एक लाइन के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। बात है, अब जिस तरह से मैंने इसका अनुवाद किया तो ज्यादातर लोग मुझे मिल जाते तुरंत वाले। जी वो कहते हैं जी आप एक लाइन में वेद का सार बता दो। ऐसे भी वेद में 20-22 हजार से ज्यादा ऋचाएं हैं। जी जी उसको एक लाइन में चाहिए। तो फिर मैंने उनको एक लाइन में भी उत्तर देना शुरू किया। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपके घर में मशीन है जी, वॉशिंग मशीन, फला मशीन है, इसके साथ में एक छोटा सा कागज का वो आती है बुकलेट। कहते हैं हाँ, उसको ऑपरेटिंग मैनुअल कहते हैं, क्या आप इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो मैंने कहा अब मैं आपको जवाब देता हूँ। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई और वेदों को इसका ऑपरेटिंग मैनुअल बनाया। जी जी कि भाई जीवन इस लोक में और परलोक में के लिए हम क्या करें और इस लोक के लिए क्या करें। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, आपने मकसद कहा है। मकसद जीवन में एक ही है और वो है मुक्ति को प्राप्त करें। जीवन और मरण का जो चक्र है उसको छोड़ दो। जी हमें परमेश्वर ने जन्म दिया है, हम अच्छे कर्म करके
उस तरफ जाए और जीवन मरण का जो चक्र छूट जाएगा। तो हम परमात्मा की शरण में, उसके नजदीक हम परम आनंद को प्राप्त होते हैं। देखिए, आत्मा जो है वो बिना इंद्रियों के कुछ नहीं कर सकती। जी। आत्मा शरीर में है तो आपका और आत्मा को ही सुख और दुख की अनुभूति होती जी है। पर ये इंद्रियां शरीर दिया हुआ है करने के लिए, इनके जरिए ही आपको सुख भी अनुभव होगा और दुख भी। और जब आदमी मुक्त हो जाता है, परमात्मा की उसमें पहुंच जाता है, तो ये जो इंद्रियां हैं वो परमात्मा उनकी इंद्रिय बन जाता है, उनको परम सुख, परम आनंद मिलता है। पर ये एंडलेस नहीं है जी कि भाई एक बार आप स्वर्ग में पहुंच गए तो जो जीवन मरण की जो शरीर का मुक्ति है ये हमेशा के लिए रहे, ऐसा नहीं। बहुत लंबी अवधि के लिए रहता है। उसके बाद परमेश्वर आपको साधारण मनुष्य के रूप में फिर से भेजता है और फिर ये चक्र चलता है। ये इस तरह से पूरा विधान है और इसमें जो अनादि चीजें हैं जी वो आत्मा है, परमात्मा है और प्रकृति का मूल कारण है। ये तीन चीज जो है ये अनादि है। हम भी, आत्मा भी जब से ही है। एक बार मेरी माँ ने मुझसे सवाल पूछा जी। वो पूछती हैं कई बार, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अभी उनकी उम्र 87 साल के करीब है जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौत से डर क्यों लगता है, ये बताओ कि मौत से डर क्यों लगता है। तो मैंने माता जी को कहा कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर विद्वान लोग कहते हैं यार अब इसका अंतिम समय आ गया, या ये है गीता पढ़ाओ। गीता तो कोई या तो खुद पढ़ते या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ाता है। जी गीता, श्रीमद् भगवत गीता उसको पढ़ाते, समझाते। क्यों होता है पढ़ाते? इसलिए पढ़ाते हैं कि गीता आपको ये ज्ञान देती है कि तुम कभी नहीं मरोगे और तुम डर रहे थे मौत से। तो जब गीता ने ये बता दिया तुम कभी नहीं मरोगे, तो ये शरीर तो कपड़ों की तरह है और आप बदलते रहेंगे, तो जब ये आदमी को विश्वास हो जाए कि मैं कभी नहीं मरूंगा तो फिर मौत का डर खत्म निकल जाता। जी। तो दोस्तों, अगर मैं लाइफ के बारे में अगर कहूँ, दो लाइन किसी शायर की मुझे याद आती है, शायर तो मैं हूँ नहीं, कि जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, तो जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए तो कद छोटे पड़ गए हैं आसमानों के लिए। तो अमाना जी की जो उड़ान है वो इसी तरह की है कि हमेशा कद आसमान का नीचा ही बढ़ जाता है। अंत में सर, जो मेरा सब सवाल करता हूँ कि अंत में सोसाइटी के लिए या यूथ के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? बस एक संदेश जी, एक लाइन का, मनोरभव, मनुष्य बनो। जी, ये शब्द जो कहा गया है वैदिक साहित्य में, ये वेदों में जो कहा गया है, ये किसी घोड़े के लिए नहीं कहा गया कि तुम घोड़ा बनो, किसी और पशु पक्षी के लिए नहीं कहा कि तुम ये बनो। परमात्मा को कभी, आदमी तो वो है जी, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि मानव बनो? मानव बनो यानी कि जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है, जिन गुणों की, जो मनुष्य के लिए गुण हैं, आप उनको अंगीकार करो, उनको आप जो है वो बनो। तो मैं तो सबसे कहता हूं मनुष्य बनो और अपने अंदर आपके ये रखा हुआ है, एक छोटा सा आला रखा हुआ है, आत्मा है। जी। काम करने से पहले पूछ लो जरा सी, अगर जो मैं काम कर रहा हूं वो सही है, ये सही है या गलत है, या आपको तुरंत जवाब जी। आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं, किसी और को कर सकते हैं अपनी वाक चातुर्य से, पर आप अपने आप को नहीं कर सकते। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है,
तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी है, आपके पास लक्ष्य भी है, उसको फॉलो करो और देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आपने सुन लिया संदेश वंदना जी का कि मनुष्य बनो, और ये सच भी बात है कि मनुष्य बनना ही सबसे कठिन है मेरे हिसाब से। और इंसान का अगर दुश्मन है कोई तो खुद, और दोस्त है तो खुद। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को आज हम रोकते हैं, और मैं आप सबसे एक व्यक्तिगत जो है प्रार्थना करता हूँ जी कि बहुत यंग एनर्जेटिक हमारे राजवीर पीलवान साहब हैं, तो इनके चैनल को, इसको भी आप ज़रा लाइक करें, और आगे इन्हें भी आप जितना हौसला देंगे ये आपको उतना ही आगे आगे ले जाएंगे। तो आपसे भी मेरी यही अपील है।